Hello dear student of class 11, this is your physics teacher and today we are going to start a very important topic of the chapter number 5, that is the law of motion, and the topic is friction. तो फ्रिक्शन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारे लाइफ से सीधे सीधे रिलेटेड है। हम बहुत सारी एक्टिविटी जो है फ्रिक्शन की वजह से ही कर पाते हैं और आपने ऐसा देखा होगा कि हमारा चलना, हमारा वॉक करना, साइकिल का चलना, जितने भी व्हीकल्स हैं उनका चलना, ये सभी जो है फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये फ्रिक्शन का टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन जो है बेसिकली जब दो बॉडीज़ के बीच में रिलेटिव मोशन होता है जिसमें से एक बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है, ठीक है। जब कोई एक बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है और उसके ऊपर कोई दूसरा बॉडी जो है मोशन करता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन, एक अपोजिशन फोर्स काम करने लगता है और उसी अपोजिशन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया है फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं। सबसे पहला इंटरनल फ्रिक्शन होता है जो कि बेसिकली लिक्विड्स में पाया जाता है। ये किस में होता है? ये लिक्विड्स में होता है। ये जो फ्रिक्शन पाया जाता है वो लिक्विड्स की लेयर्स में पाया जाता है। ऐसे फ्रिक्शन को हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं क्योंकि ये लिक्विड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वो आपस में क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन करते हैं। और इसी लिक्विड के फ्रिक्शन को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे किसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। जो अगले चैप्टर्स में जब आप लोग सेकेंड बुक में पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में हम लोग इसकी बात करेंगे। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सटर्नल फ्रिक्शन के ऊपर, जिसमें हम लोग सॉलिड्स के बीच में फ्रिक्शन की बात करेंगे, है ना। इसको हम लोग एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहते हैं। और ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्यों होता है? तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, पिछली लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शन का फिनोमेना इसलिए होता है क्योंकि जो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं, है ना, जो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं उनका जो इंटरफेस होता है एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो, और उस एक दूसरे के फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो जब भी कोई एक बॉडी जो है वो फिक्स है, उसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी मूव कर रही है तो दूसरी बॉडी क्या करेगी, इस पर एक अपोजिशन फोर्स लगाएगी क्योंकि वो अपने अंदर के मॉलिक्यूल्स को चेंज नहीं करना चाहती। और अगर अपने अंदर के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के शेप में चेंज नहीं करना चाहेगी या उसके एटम्स को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहेगी, तो इस केस में उसके जो एटम्स होंगे उस मूविंग बॉडी पे क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। उसे हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते थे। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन को वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ये ऐसा फ्रिक्शन होता है जो किसी भी बॉडी को स्टैटिक रहने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने उठा करके रख दिया तो वो उसी सिचुएशन में बना रहता है, ठीक है। वो उसी सिचुएशन में क्या होता है, बना रहता है और वो उसको स्टैटिक रखने में हेल्प करता है। तो ऐसे फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अभी इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे तो और भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। अगला है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है किसी बॉडी के द्वारा किसी दूसरे सरफेस पे लगाया गया या किसी सरफेस के द्वारा मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगाया गया, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। जिससे ज़्यादा अगर हम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा दें तो होगा क्या कि वो उसके लिमिट से बाहर चला जाएगा। मतलब अब इसका जो फ्रिक्शन होगा, इसके पास इतनी ताकत नहीं होगी कि वो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर सके और बॉडी मोशन में आ जाएगी। मतलब ये लिमिट होती है जिसके इधर बॉडी क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाती है, मोशन में आ जाती है, और इसके इधर जो होती है बॉडी इसमें होती है, रेस्ट में होती है। अगला है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब आपका फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तो ऐसे केसेस में बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। उस सिचुएशन में भी क्या होता है, एक फ्रिक्शन काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे आप इस तरह से समझिए कि जब साइकिल आप चलाते हैं और साइकिल मूव करने लगती है, साइकिल चलती रहती है और आपने पैडलिंग करना बंद कर दिया तो कुछ समय के बाद साइकिल अपने आप रुक जाती है। तो अपने आप कैसे रुक गई? तो आप देखते हैं कि जब वो मोशन कर रही थी तो उससे तब भी एक अपोजिट फोर्स काम कर रहा था जिसकी वजह से कुछ समय के बाद वो बॉडी जाकर के रुक जाती है, साइकिल जाकर रुक जाती है। तो उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग दो तरीके में पढ़ेंगे। एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। स्लाइडिंग का मतलब जब वो किसी ऐसे सरफेस पे स्लाइड कर रही होगी, जैसे इंक्लाइन सरफेस है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉपी है, हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है एक इस तरह से जो है, ये हमारे पास एक कॉपी आप देख पा रहे हैं, ये एक कॉपी है। इस कॉपी, अभी ये दोनों फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस पे हमने इस मार्कर को कुछ इस तरह से रख दिया। तो मार्कर को जब हमने इसको रखा तो उसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है और ये मूव नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है। मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन में, किस केस में? स्टैटिक फ्रिक्शन में। अब अगर हम इस सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइन करें,
अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये नीचे की तरफ रोल होता हुआ आएगा। तो ये इंक्लाइन सरफेस पे ये स्लाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। अच्छा ये तो सर्कुलर है इसलिए रोल कर रहा है। अगर इसकी जगह पे मैं ये यूज़ कर लूँ, ये मेरे पास एक छोटी सी माचिस की डिब्बी है, तो ये माचिस की डिब्बी को मैं इस सरफेस के ऊपर ऐसे रख देता हूँ। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जब मैं इसको इस पर इस तरह से रखूँगा तो आप देखेंगे कि ये स्लाइड नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे ऐसे स्टैटिक रुका हुआ है। तो इस समय इस पर फ्रिक्शन काम कर रहा है, इस पर फ्रिक्शन काम कर रहा है इस तरह। इस समय इस पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। हमने इस पर फोर्स लगाया तो हम देख रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं, अभी ये मूव नहीं कर रही है। तो क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है इसके अपोजिशन वाले फोर्स से क्या है, कम है, इस वजह से मूव नहीं कर रहा। लेकिन अब मैंने ये देखो फोर्स लगा दिया, स्लाइड करने लगी, ये मूव करने लगी इसके ऊपर। तो अब मेरा एक्सटर्नल फोर्स जो है इसके अपोजिशन वाली फोर्स, मतलब इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा हो गया, तो ये मूव करने लगी। तो इस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन काम करेगी जब ये मूव कर रहा होता है, इस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दैट काइनेटिक फ्रिक्शन। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है और तुमने क्या किया, ध्यान से मेरी बात समझना। मान लीजिए ये सरफेस फ्लैट था, इसको तुमने इंक्लाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टल से कुछ उठा दिया। अब इसको तुमने इसके ऊपर रखा तो अभी मूव नहीं कर रहा है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन है। थोड़ा और उठाया, नहीं मूव कर रहा है, थोड़ा और उठाया, देखो मूव करने लगा। ठीक है, पहले जब ऐसे रखा था मूव नहीं कर रहा था, इंक्लाइन किया नहीं मूव किया, और इंक्लाइन किया नहीं मूव किया, अब देखो ये मूव कर गया। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड करना किसी सरफेस के ऊपर। दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन देखिए ये सर्कुलर है, तो मैंने इसको इसके ऊपर रखा, तो देखो ये रोल कर रहा है ना। तो जब कोई चीज़ रोल करती है ना तो वहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, मिनिमम फ्रिक्शन काम करता है। जब कोई चीज़ रोल करती है तो वहाँ पे मिनिमम फ्रिक्शन काम करता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन के केस में जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे मिनिमम होता है, इस बात का ध्यान आप रखिएगा। जैसे आप देखते होंगे आपके घर में एक चेयर होती है, तो चेयर में अगर नीचे आप व्हील लगा दें, व्हील वाली चेयर देखिए, व्हील वाली चेयर पे आप बैठे हैं, किधर भी आप स्लाइड करिए उधर की तरफ मूव कर जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर उस जो है उसमें जो है व्हील नहीं लगा होता तो ऐसे केसेस में फिर कैसे मूव करता, ठीक है, मूव नहीं, तब आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता। तो जब किसी चीज़ के नीचे पहिया लगा देते हैं या व्हील लगा देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने उसको रोल कराया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे मिनिमम होता है, और ऐसे केसेस में इसके फ्रिक्शन को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझाई है। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया बेटा, सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, और एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है। इंटरनल फ्रिक्शन में मैंने आपको बताया कि ये लिक्विड्स के लेयर्स के बीच में काम करता है। तो जब हम लोग लिक्विड डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इस वाले फ्रिक्शन को स्टडी कर लेंगे, और उसके फ्रिक्शन को हम लोग स्पेसिफिक नाम देते हैं, इसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। इसको हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सॉलिड्स के बीच में, दो सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन कैसे काम करता है, दैट्स मीन एक्सटर्नल फ्रिक्शन कैसे काम करता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है ये फ्रिक्शन आपका। ठीक है, सो लेट वी डिस्कस। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो किसी भी बॉडी को रेस्ट कंडीशन में रखने के लिए हेल्प करता है। क्या करता है, रेस्ट कंडीशन में रखने के लिए हेल्प करता है। कैसे, ये आपके पास एक मास, मान लीजिए ये ब्लॉक है और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, दिस इज़ द ग्राउंड, ठीक है, दिस इज़ द ग्राउंड सरफेस। और ये आपका मास मान लीजिए m है, अगर मास m होगा तो उसका वेट जो है नीचे की तरफ काम करेगा mg, और अगर नीचे की तरफ काम करेगा तो ऐसी सिचुएशन में इस पर एक रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक है, इस पर रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ काम करेगा। भाई वेट नीचे की तरफ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ याद करिए कि अगर एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है तो उसका एक अपोजिट रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ से समझ में आती है कि जब तुम इस पर फोर्स लगाते हो, जब इस पर एफ एक्सटर्नल लगाते हो तो इसके अपोजिट में एक फोर्स क्रिएट हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ। ये जो लेयर लगाती है, ये तो आप स्लाइड कराना चाह रहे हैं, लेकिन ये लेयर लगाती है, इसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस कह लीजिए, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोई भी बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन कंडीशन में तब कहलाएगी जब इस पर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, इस पे लगने वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा किससे ज़्यादा होगा, एफ एक्सटर्नल से, या इसके इक्वल होगा। दोनों केसेस बराबर हैं। जब लगने वाला अपोजिशन फोर्स कौन लगा रहा है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस लगा रहा है। किस पर लगा रहा है, ये बॉडी पे लगा रहा है। तो होता क्या है कि अगर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन
इज मच ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। मतलब जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, अगर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन उससे ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में जो आपकी बॉडी होती है वो रेस्ट कंडीशन में होती है। किस कंडीशन में होती है? रेस्ट कंडीशन में होती है, मतलब स्टैटिक कंडीशन में होती है। कैसी कंडीशन में होती है? स्टैटिक कंडीशन में होती है। तो अगर वो स्टैटिक कंडीशन में होगी तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? कि स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा एरिया पे डिपेंड नहीं करता ना, कि भाई इस ब्लॉक का एरिया कितना ज़्यादा है या एरिया कितना कम है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि इसका इनर्शिया कितना है, ठीक है। इनर्शिया का मतलब ये डिपेंड करता है कि इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इज डिपेंडेंट ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। किस पर डिपेंड करता है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन तब ज़्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा कब होगा? जब इसका मास ज़्यादा होगा, और मास ज़्यादा होगा तो इसका वेट ज़्यादा होगा, और अगर वेट ज़्यादा होगा तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई? भाई आप इसी तरह से सोचिए कि अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए ये सरफेस था, ये सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक छोटा सा ब्लॉक रखा है ना, ये छोटा सा ब्लॉक रखा, और इसके ऊपर हमने एक बड़ा सा ब्लॉक रखा। ये हमारे पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऐसे रख दिया, ये छोटा ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास तो कम है, इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। अब मुझे इसको स्लाइड कराना है तो मैं आसानी से करा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसको कराना है तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इसका नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी, आप इस तरह से समझो ना कि अगर इसका वेट ज़्यादा होगा तो ये ग्राउंड पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ग्राउंड पे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। फिर तुम्हें इधर की तरफ अगर फोर्स लगाना हो तो ये ग्राउंड से क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए ये क्या करेगा? अपोजिशन फोर्स भी इसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब सरफेस के साथ जब ये बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में होगा तो अपोजिशन फोर्स भी तो ज़्यादा क्रिएट करेगा। इस तरह से समझिए कि जैसे आप अपने हाथ को हल्के से ऐसे रब करते हैं, और फिर दूसरा ये हुआ कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा करके ऐसे रब करें, तो फोर्स नीचे की तरफ लगाया, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ ज़्यादा है। तो नॉर्मल रिएक्शन जब ज़्यादा है तब आप अपने हाथ को जब ऐसे रब कर रहे हो ज़्यादा तेज़ी से, तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा फ्रिक्शन काम कर रहा है। इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट ओवर द नॉर्मल रिएक्शन। किस पर डिपेंड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगा आपका mg के बराबर। तो अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालने को कहा जाता है तो आप देखेंगे कि g की वैल्यू तो फिक्स होती है, m की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन पे। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसको मूव कराने में आपको फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है? एक साइकिल है, साइकिल को आसानी से आप चला सकते हैं। बाइक को अगर आपको आगे बढ़ाना हो फोर्स लगा करके तो आपको देखना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, नॉर्मल रिएक्शन उसका ज़्यादा होगा। नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब बेटा जब हम लोग इस नॉर्मल रिएक्शन को हटाते हैं यहाँ से समझिएगा, जब इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। जहाँ पे म्यूनोस क्या कहते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे म्यू एस जो है इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉर्मल, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसे हम? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि जो एफएस होता है उसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट वी कॉल दैट? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आगे जो है बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। ओके, आगे बात समझ में? ओके, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उस केस में जो अपोजिशन फोर्स है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एफ एक्सटर्नल से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। एफ एक्सटर्नल का मतलब इस मास पे जो आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और इसका जो फ्रिक्शन होगा वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है म्यू एस, और यहाँ से ये चीज़ निकल के आ जाती है। अब यहाँ से पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को आप डिफाइन करें। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करने के लिए इसी फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं एफ एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। और ये यूनिट लेस होगा, मतलब कि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है तो इसकी यूनिट नहीं होगी, है ना, यूनिट लेस हो जाएगा। मतलब ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो हमें ये बताता है कि वो सरफेस कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और ये अलग अलग सर्फेसेस अलग अलग वेट के लिए क्या होगा? अलग अलग, राइट। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो म्यू एस की वैल्यू होगी बेटा ना, ये किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए क्या, पर्टिकुलर सरफेस के लिए क्या होगा? ये फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा।
मतलब म्यू एस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए क्या होगा, फिक्स होगा। कोई खुरदुरा सरफेस है और कोई रफ सरफेस है, तो म्यू एस की वैल्यू जो है वो रफ सरफेस के लिए क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर आपके पास म्यू एस स्मूथ सरफेस के लिए है, स्मूथ का मतलब बहुत ही स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस के लिए, तो ये हो जाएगा। अब आप लोग देखिए क्या करते हैं, आप लोग ऑयलिंग करते हैं। कभी कभी आपकी साइकिल जब जाम हो जाती है तो आप उसमें ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग करने से क्या होता है, जो इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, या आगे चल के इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहेंगे हम लोग, अगर रेस्ट के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग अगर ऑयलिंग कर देते हैं तो आसानी से स्लाइड हो जाता है। आ रही बात समझ में? जैसे मैं कहूँ कि आपके घर में टाइल्स लगा हुआ है और उसके ऊपर आप कोई ब्लॉक रख करके खींच रहे हो, तो आसानी से खींच सकते हो। लेकिन अगर उसी को आप नॉर्मल ग्राउंड में, मिट्टी वाले ग्राउंड में अगर आप उसे खींचो तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का। किसका हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन का। और इसमें याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, दिस विल बी Fs अपॉन r। आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। किसकी बात करते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत आसान है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब किसी भी ब्लॉक, जैसे मैंने अभी सरफेस से बताया कि सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और आपने इस पर एक्सटर्नल लगाया, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है, इसका वेट mg जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है और अपोजिशन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है, और ये मैक्सिमम है। बात समझ में आ रही है कि तुमने इस पर फोर्स लगाया और ये क्या है कि मैक्सिमम, उस मतलब इतना फोर्स लगाया कि उस सिचुएशन में इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्रिएट होने का मतलब क्या है कि इसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट्स मीन कि अगर आप अब जो है अगर इससे ज़्यादा फोर्स आप लगा दोगे, मतलब अब इस सिचुएशन में देखो क्या है, F एक्सटर्नल इक्वल टू Fs है। मेरी बात समझिएगा, F मैक्स, ठीक है, मतलब ये बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक F एक्सटर्नल इक्वल टू Fs मैक्स के बराबर होगा। जैसे ही आपका F एक्सटर्नल ग्रेटर होगा Fs मैक्स के, Fs मैक्स मतलब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे Fs मैक्स। Fs मैक्स का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच अ बॉडी बिकम रेस्ट एंड आफ्टर दैट बॉडी बिकम इन मोशन। मतलब बॉडी जो है उसके बाद क्या आ जाती है? मोशन में आ जाती है। मतलब अगर आप इस लिमिट से ज़्यादा अगर आपका फोर्स हो गया तो ऐसे केसेस में जो बॉडी होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगी। बात समझ में आई? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में बस इतना ही समझना है कि वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जहाँ तक कोई बॉडी रेस्ट में बनी रहेगी, और उससे ज़्यादा जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स किया तुरंत वो बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। फिर वहाँ से रोल आपका आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन का। किसका आ जाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ध्यान दीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की कंडीशन ये है कि आपके पास ये जो ब्लॉक था, जो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ था या किसी सरफेस पे रखा हुआ था, इसका वेट जो है नीचे की तरफ काम कर रहा था mg, और ये ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा था। आपने F एक्सटर्नल इधर की तरफ लगाया था, इधर की तरफ Fs मैक्स काम कर रहा था, ठीक है। और जैसे ही आपका फोर्स, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, F एक्सटर्नल जैसे ही ग्रेटर हुआ किससे? Fs मैक्स के, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में क्या होगा? बॉडी मोशन में आ जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में जो इसका फ्रिक्शन कहलाएगा, मतलब जब ये वाली केस सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब F एक्सटर्नल Fs से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, Fs मैक्स जो होगा वो किसके बराबर कहलाएगा? Fk के बराबर कहलाएगा। मेरी बात समझ पाए आप क्या? जब आपका F एक्सटर्नल Fs मैक्स से ज़्यादा हो गया तो ये ब्लॉक जो है मोशन में आ जाएगा, और ब्लॉक मोशन में अगर आ गया तो ऐसे केस में जो उसका Fk होगा वो Fs मैक्स के बराबर हो जाएगा। मतलब कि किसी भी बॉडी का जो फ्रिक्शन होता है वो Fs मैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। किसी सरफेस के लिए, किसी ब्लॉक के लिए जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है Fs मैक्स, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो सकता। अब आप इस पर फोर्स बढ़ाते जाइए, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। आ रही बात समझ में क्या? लेकिन फ्रिक्शन इसका इतना ही बना रहेगा। तो जैसे ही F एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन Fs मैक्स हुआ, मतलब फ्रिक्शन
मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हुआ, वैसे ही जो एफएस मैक्स होगा उसको एक हम नया नाम दे देंगे और उसका नाम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होगा बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब सेम सिचुएशन यहाँ पर भी वही है कि जो एफ के होगा वो डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन पे। किस पर डिपेंड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। एफ के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास एक कोफिशिएंट आता है जिसे हम कहते हैं म्यू के, और यहाँ पे आर, और म्यू को कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के को क्या कहते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। ये दोनों तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन को ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे आएंगे और फिर देखेंगे किस तरह से जब स्लाइड करता है कोई बॉडी तो उस पर उसके कंपोनेंट्स काम करते हैं। फ्रिक्शन के और उसके नॉर्मल रिएक्शन के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शन तो डिस्कस कर लिया, हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन भी डिस्कस कर लिया और हमने साथ में स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन भी डिस्कस कर लिया। अब इसके साथ में फ्रिक्शन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निकल के आते हैं जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना होता है, और ये कंपोनेंट कौन कौन से हैं इनकी बात हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर करते हैं। तो देखते हैं इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले दो कंपोनेंट हम बात करेंगे, जिसमें पहला कंपोनेंट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन, और दूसरा होता है एंगल ऑफ रिपोज। ये दोनों क्या होते हैं इसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो ये एंगल होता है किसके बीच का? इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ, इस तरह से लिखिएगा, इट इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड किसका रिजल्टेंट? लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड रिएक्शन का। ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो आप डायग्राम के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, ये आपके पास ब्लॉक है, ये सरफेस पे रखा हुआ है और ये मोशन करना चाहता है और इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है। मान लीजिए इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है एफ एक्सटर्नल। तो एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, तो कुछ इस तरह से फोर्स लगाया जा रहा है कि एफ एक्सटर्नल किसके बराबर है? इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब अगर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू एफ एस से ज़्यादा हो जाएगी तुरंत ये बॉडी मोशन में आ जाएगी। अब इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है mg, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है? कह रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो एंगल होगा किसके बीच में? नॉर्मल रिएक्शन के बीच में। तो नॉर्मल रिएक्शन आपने इस तरह से बना दिया। ठीक है, और कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहले हमें रिजल्टेंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये तो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। और मान लो कि क्योंकि फ्रिक्शन इधर की तरफ काम कर रहा है इसलिए हम वेक्टर फॉर्म में फ्री डायग्राम में बनाते हैं इसे। तो ये तुम्हारा क्या है? एफ एस मैक्स है। क्या है ये? एफ एस मैक्स है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट तुमने क्या किया? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया और पैरेललोग्राम से तुमने इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो तुम्हारा हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है और एफ एस मैक्स का जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा? दिस वन, इसे आप तुम थीटा मान लो। ठीक है, कितना एंगल बनाएगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? व्हाट वी कॉल दैट? दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट वी कॉल दैट? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब हम लोग यहाँ से एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए अगर ये एफ एस है तो ये भी क्या होगा? एफ एस होगा। ठीक है, एफ एस मैक्स होगा। तो अब हम लोग यहाँ से tan थीटा लगा सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास एफ एस मैक्स अपॉन हाउ मच? नॉर्मल रिएक्शन, राइट? एफ एस मैक्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो जब तुम्हारे पास यहाँ से एफ एस मैक्स इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो तुम क्या कर सकते हो? यहाँ से यू हैव टू राइट दैट, व्हाट यू राइट दैट इज एफ एस मैक्स अपॉन, तो यहाँ से तुमने ये पढ़ा है कि tan थीटा
और ये जो एफ एस मैक्स होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि एफ एस मैक्स जो है वो डिपेंड करेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। और जब इसे आप तुम यहाँ से नेगलेक्ट करते हो तो एफ एस मैक्स दिस विल बी इक्वल टू द म्यू एस एंड दिस विल बी आर। ये तो मतलब एफ एस मैक्स की जगह पे म्यू एस आर लिख सकते हैं। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो पुट हियर, सो वी कैन राइट दैट म्यू एस इंटू आर, और नीचे भी आर आ गया तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया म्यू एस इक्वल टू tan थीटा। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर यही काइनेटिक फ्रिक्शन होता तो यहाँ पे के लग जाता, अगर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होता तो यहाँ पे यस लगा रहे हो। इसका मतलब अगर सिंपली इसे जनरल फॉर्म में मैं लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ म्यू इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चल जाता है कि जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, इट डिपेंड्स ओवर द किसके ऊपर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। दैट्स मीन कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हम लोग जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालना है तो हम लोग क्या कर लें, टेंजेंट फाइंड कर लें। बात समझ में आ रही है, टेंजेंट फाइंड कर लें, और टेंजेंट फाइंड करके हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट किसका, दैट इज़ द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट अगर हम लोग पता चल जाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आई होप आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई, आगे की बात और आसान है। तो आगे हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज की या एंगल ऑफ स्लाइडिंग की। जब कोई बॉडी जो है दूसरी बॉडी पे स्लाइड करती है तो वो किस तरह से बिहेव करती है उसकी हम लोग बात करेंगे, और उसके लिए हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग की। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करने वाले हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। जब कोई चीज़ किसी भी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही हो, यहाँ पे क्या कर रही है, अच्छा ये स्मूथ सरफेस पे चल रही है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये स्मूथ सरफेस पे स्लाइड हो रही थी, है ना, तो वहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और जब वो इंक्लाइन सरफेस पे स्लाइड होगी या फ्रिक्शन क्रिएट करेगी तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग कह लीजिए या इसको एंगल ऑफ रिपोज कह लीजिए। क्या कह लीजिए, रिपोज। ठीक है, अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उसकी डिफिनेशन कहती है कि इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट द बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन इज जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन। मतलब ये क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम एंगल। ये क्या होता है बेटा, मिनिमम एंगल। ठीक है, इट इज़ द मिनिमम एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, इट इज़ अ मिनिमम एंगल इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, with the horizontal up to which such that body placed on the plane, ठीक है, body placed on the plane just began to slide, ठीक है, स्लाइड। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉपी है ना, ये हमारे पास एक कॉपी है और इसके ऊपर मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास कोई सरफेस है। तो सरफेस के ऊपर ऐसे रखा और इस पर हमने फोर्स लगाया तो ये स्लाइड कर रही है। तो ऐसे केसेस में जो होता है वो एंगल ऑफ क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। लेकिन अगर मान लो ये इंक्लाइन होता, तो मान लीजिए मैं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और हॉरिजॉन्टल सरफेस से मैं उसको ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, उठाते एक एंगल ऐसा आएगा जिस एंगल पर ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड। देखो यहाँ स्लाइड करने लगा, मतलब इस एंगल से ज़्यादा जैसे हुआ, मतलब एक ऐसा मिनिमम एंगल किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ये वाला एंगल देखिएगा मेरे हाथ के साथ, ये वाला एंगल। तो जैसे ही ये एंगल थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, मतलब वो मिनिमम एंगल
दैट मिनिमम एंगल अप टू विच बॉडी नॉट स्लाइडिंग, लेकिन जिसके ऊपर करने पर ये तुरंत स्लाइड करने लगी। देखो आप तुरंत ये इंक्लाइन, देखो पहले तो फ्लैट थी ना, अब ऐसे ऊपर किया, देखो ये एंगल, ये देखो स्लाइड करने लगी। ठीक है, मतलब वो मिनिमम एंगल जिस पर बॉडी क्या होती है, स्लाइड करने लगती है, ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं या एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं। ठीक है, और मान लीजिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा से नॉर्मल। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंक्लाइन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमने एक इंक्लाइन सरफेस इस तरह से एज्यूम किया, ध्यान से समझिएगा, इसको समझेंगे ध्यान, तो बातें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी। तो हमने एक इंक्लाइन सरफेस इस तरह से एज्यूम कर लिया और इसके ऊपर एक ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे बनाता हूँ, मैं इसकी डेफिनेशन को ही रेज कर दे रहा हूँ ताकि फिगर अच्छे से बन सके। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने क्या किया, एक इस तरह का एक सरफेस जो है एज्यूम कर लिया। ठीक है, और ये है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है। अगर ये ब्लॉक है तो इसका mg ऐसे काम करेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर इसका mg ऐसे काम करेगा, इसका mg ऐसे काम करेगा, तो mg के कंपोनेंट्स इस पे काम करेंगे। एक कंपोनेंट ऐसे काम करेगा, दूसरा वाला कंपोनेंट ऐसे काम करेगा। भाई mg है, mg का एक कंपोनेंट ऐसा काम करेगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसा काम करेगा। तो इसका जो साइन वाला कंपोनेंट हुआ है mg साइन अल्फा, देखो ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, ये एंगल अल्फा है तो हम लोग यहाँ से ज्योमेट्री से ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो mg का वर्टिकल कंपोनेंट mg साइन अल्फा, आप जानते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और mg के साथ एंगल के साथ जो लिखा जाता है वो होता है mg कॉस अल्फा, और ये mg कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। और क्योंकि ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब इस पर लगने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की तरफ होगा वो Fs मैक्स होगा, और Fx मैक्स किसके बराबर होगा बेटा, mg साइन अल्फा के बराबर होगा। आई होप ये इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से इस फ्री डायग्राम से, इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके पास Fs मैक्स है, Fs मैक्स है, तो ये बॉडी फ्रिक्शन क्यों कर रही है, नीचे की तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि इस पर कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, mg साइन अल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं mg साइन अल्फा। ठीक है, इस तरीके से अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम कर रहा है, दिस विल बी mg कॉस अल्फा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और मुझे यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ से आएगा Fs मैक्स, और यहाँ से बेटा तुम्हारा आएगा r, एंड दिस विल बी इक्वल टू mg से mg कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan हो जाएगी। दिस विल बी tan अल्फा, है ना, क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। और tan अल्फा, और तुमने अभी ये प्रूफ किया था कि ये किसके बराबर होता है, दिस इज द इक्विवेलेंट टू द किसके, tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan थीटा। मतलब ये जो इसका रिजल्टेंट ये वाला होगा, ये वाला जो एंगल होगा थीटा, इसे हम लोग क्या है, क्या, क्योंकि ये रिजल्टेंट हो गया ना, किसका रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट जो इसका ये फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस कंपोनेंट के बराबर है, इस वाले कंपोनेंट के बराबर है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसके साथ जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी तो इसी के बराबर अभी आया था, Fs अपॉन r के बराबर आया था, आपने प्रूव किया था। तो इसका मतलब ये चीज़ समझ में आ गई कि tan थीटा किसके बराबर होगा, tan अल्फा के बराबर होगा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि एंगल ऑफ प्रूफ दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, इतनी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होंगी। अगर इतनी बातें आपके समझ में आ गई तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करिए। मैं आज ही कुछ, मतलब आज या कल में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर भेजूंगा, सॉल्व एग्जांपल्स भेजूंगा, ताकि आप उसे देख करके सॉल्व कर सकें, और नहीं आएगा तो फिर मैं उसको जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपके क्लियर माइंड में क्लियर हो गई होगी। ठीक है, समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके समझ में आना चाहिए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होगा एंगल ऑफ रिपोज के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद हम लोग बात करेंगे अब किसकी बात करेंगे हम लोग, अब हम लोग आगे बात करेंगे दैट इज़ हम लोग बात करेंगे अब आगे रोलिंग फ्रिक्शन की बात हम लोग आगे करेंगे। किसकी बात करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है और रोलिंग फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी एविल है, मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और
ये हमारे लिए हार्मफुल भी है, ठीक है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं, उसकी वजह से हम लोग, जैसे मैं बोर्ड पर लिख पा रहा हूँ, ठीक है, पेन से आप लोग अपनी कॉपी पे लिख पाते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट इसके जो है इम्पॉर्टेंट जो है इसके इफेक्ट्स हैं। इसके कुछ लॉसेस भी हैं। लॉसेस ये हैं कि जैसे मान लो कि कार है, कार का टायर जो है उसमें फ्रिक्शन नहीं है। अगर कार के टायर में फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिप करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये नेसेसरी इविल है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके लॉसेस भी हैं और इसके जो हैं क्या हैं, इसके जो हैं बहुत ज़्यादा वो भी हैं, क्या कहते हैं, इसके जो है बहुत ज़्यादा लॉस भी हैं और बहुत सारा फ़ायदा भी है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मशीनरी है और मशीनरी में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन काम करे, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन काम करेगा तो क्या होगा, उसके जो ग्रिप्स होंगे वो आपस में टूटने लगेंगे, ब्रेक करने लगेंगे, ठीक है, वो आपस में क्या होंगे, ब्रेक करने लगेंगे, टूटने लगेंगे। आगे बात समझेंगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा समझिए। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। रोलिंग फ्रिक्शन भी एक तरह का काइनेटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज़ रोल करती है, ध्यान में समझिएगा मेरी बात, जब कोई चीज़ रोल करती है, तो मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, तो जब कोई चीज़ रोल करेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, तो करता क्या है वो, इस पर फ्रिक्शन क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि ये जब रोल करती है तो ये क्या करती है, इसका वेट की वजह से ये जो आपके पास सरफेस होता है इस पर डिप्रेशन पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है, डिप्रेशन। अगर आपने देखा होगा कभी कभी जब सड़क पे कार वगैरह चलती है तो देखिए बारिश हुई रहती है तो उसके टायर के जो है निशान वहाँ पे पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं, क्योंकि जब टायर उस पर रोल करता है तो वो उस पर फोर्स लगाता है, और जब फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये कहलाता है डिप्रेशन। क्या कहलाता है बेटा, डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब कोई चीज़ रोल करती है तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये देखो, ये ना, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी इन कंपैरिजन टू ग्राउंड लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एक बार आया ये कांटेक्ट में आया, अगली बार ये कांटेक्ट में आएगा, अगली बार ये कांटेक्ट में आएगा, अगली बार ये कांटेक्ट में आएगा, अगली 1 सेकंड के बाद ये कांटेक्ट में आएगा, अगले 1 सेकंड में ये वाला पार्टिकल कांटेक्ट में आएगा। आ रही बात समझ में क्या, और ये लगातार आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो एक बार में केवल एक ही पार्टिकल क्या आता है, इसके कांटेक्ट में आता है। बात समझ में आ रही है, एक बार में एक ही जो है ये क्या करता है, कांटेक्ट में आता है, इससे जो है इसमें जो है कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अलग अलग तरह का बिहेवियर करता है, ठीक है। अभी अलग अलग तरह का बिहेवियर कैसे करता है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अलग अलग बिहेवियर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग बिहेवियर कैसे करता है इसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए, तो इसमें क्या होता है बेटा कि व्हेन अ बॉडी इज रोल्स ओवर अ सरफेस, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ कि रोलिंग फ्रिक्शन कैसे काम करता है। व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर अ सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी सरफेस के ऊपर रोल करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द रोलिंग बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर इस प्लेन के रिस्पेक्ट में हम लोग इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लगातार ये अपनी जगह पर ही क्या आने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब जहाँ से चला फिर से वहीं पे आ जा रहा है, जहाँ से चला वहीं पे फिर से आ रहा है। अगर इस टायर को एक पर्टिकुलर प्लेन में आप इंसिडर कर लो तो यहाँ जहाँ से चल रहा है वहीं पे आकर के क्या हो जा रहा है, ये रुक जा रहा है, ठीक है। मतलब अपने पाथ पे ये फिर से आ जा रहा है, ठीक है। 0 इफ़ देयर इज़ अ नो स्लिपिंग देयर इज़ अ नो स्लाइडिंग। अगर यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं होगी तो कोई स्लाइडिंग नहीं होगी, ठीक है। द व्हील विच इज रोल्स एक्सर्टेड अ लार्ज प्रेशर ऑफ द लार्ज एरिया, दिस इज कॉज अ डिप्रेशन सरफेस बिलो द माउंट ऑफ द फ्रंट ऑफ द इट। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया कि जब ये फोर्स लगाएगा तो ये नीचे की तरफ दब जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। और ये जो उठा वाला भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं माउंट। क्या कहते हैं, माउंट कहते हैं। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो पूरा थ्योरेटिकल है, ध्यान से, इसमें कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। बस इसमें एक चीज़ समझनी है कि अगर इस प्लेन के कंसिडर में हम लोग इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी को निकालें तो हम देखते हैं कि इन लोगों की पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो 0 है। क्यों 0 है, कि ये जहाँ से चली वहीं पे फिर से वापस आ गई, ठीक है। और हर एक पॉइंट पे एक ही पॉइंट क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो एक ही पॉइंट कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो सरफेस का कॉन्टैक्ट जो है कम है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है। In the case of rolling friction, the kinetic friction is least, then
वाई द व्हील इज दिस इज वाई व्हील इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। ठीक है, अगर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन कम करना है चीज़ों को तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, किसी भी सरफेस को क्या बनाना है, सर्कुलर बनाना पड़ेगा। सर्कुलर बनाने से उसका सबसे कम एरिया क्या होगा, इससे कांटेक्ट में होगा। जब सबसे कम एरिया कांटेक्ट में होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो आसानी से आगे की तरफ बढ़ सकेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, वे टू रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि हम लोग लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं, ये सब नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, ग्रीस रिड्यूस द काइनेटिक फ्रिक्शन। हम लोग देखिए साइकिल में ऑयलिंग वगैरह कर देते हैं तो उसका फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग जानते हैं। तो ऑयलिंग कर देने से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि पॉलिशिंग कर देते हैं, पॉलिश आप कर दीजिए तब भी ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बॉल बेरिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने बेरिंग देखी होगी ना, बेरिंग आप लोगों ने सॉफ्ट वगैरह में देखा होगा कि ये हमने क्या करते हैं, इसमें हम जो है कोएक्सियल रिंग के फॉर्म में पहना देते हैं। इससे बेरिंग देखी होगी, इसके ऊपर इस तरह से लगा। कभी आपने साइकिल अगर रिपेयर कराया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके इसमें इसके ऊपर भी एक कोएक्सियल रिंग होती है और इनके बीच में छोटे छोटे मेटल की बॉल भर दी जाती है ना, मेटल की बॉल भर जाती है, जिसकी वजह से ये आसानी से रोटेट कर सकता है इस तरह से। ठीक है, तो आसानी से रोटेट करेगा। ऐसा हर जितने भी रोटेटिंग डिवाइस है सब में होता है। ये क्यों किया जाता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है कि हम लोग ये बाल बेरिंग, सब कहते हैं बाल बेरिंग। क्या कहते हैं, बाल बेरिंग, क्योंकि इसके अंदर के जो छर्रे होते हैं ये सर्कुलर शेप में होते हैं और ये फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और जब इसमें हम लोग ऑयलिंग कर देते हैं तो फ्रिक्शन और ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये होता है। तो पॉलिशिंग बॉल बेरिंग क्या होता है, इट इज़ द कंसिस्ट ऑफ द कोएक्सियल सिलेंड्रिकल बिटवीन सुटेबल नंबर ऑफ हार्ड स्टील बॉल ऑफ द रेंज, ड्यू टू दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज रिड्यूस, जिसकी वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट टॉपिक था आपका किसका, फ्रिक्शन का। आई होप आपको पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें समझ में आपके आई होंगी। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर ये समझ में आया होगा। और अभी ये 1 वीक तक आपको लगातार ऐसे ही कंटिन्यू लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस अभी आपकी कुछ दिनों के लिए नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे। सिलेबस क्योंकि आपका कंप्लीट कराना है, टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम आपका 15 से स्टार्ट है, इसलिए जो है इसको करना है। आप लोग वीडियोज़ को देखें अच्छे से और अच्छे से देखने के बाद प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम लोग NCERT के क्वेश्चन प्रयास करेंगे करने का। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।